जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आपके बीच उपस्थित है आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर भारत का संपूर्ण भूगोल का महासंग्राम। महासंग्राम। ओके साथियों, और ये है आपका बीएसईबी क्लास 9 के बुक से, क्योंकि आपको पता है कि बीएसईबी क्लास 9 के बुक में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है। और अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको बिहार का बुक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिहार में चाहते हैं शिक्षक बनना और आप चाहते हैं कि बिहार में आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर दे, क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद कर दे, तो क्वेश्चन में खोपड़ी को छेद करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, यानी सर्वेश क्लासेज के जी के साथ। ये क्लास ही है, ये क्लास ही है जो आपको बनाएगा शिक्षक। और हमारा तो नारा ही है, जैसे ये मैडम मुस्कुरा रही है वैसे आप भी मुस्कुराए और शिक्षक बन जाए। और हमारा नारा है शिक्षक तो बने के बाद। तो रहुआ लोगन के भविष्य के गुरुजी के भाभी गुरुजी के स्वागत बा हमनी के चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी में। रहुआ लोग अगर चैनल पर नया बा तो पहले चैनल के पूरा वीडियो देखी, अच्छा लगी तब लाइक करी, सब्सक्राइब करी और चैनल के शेयर अवश्य करी अपने दोस्तन लोगन के साथ। आई और इस चैनल पे और वही बहुत कुछ कराए गेल बानी, जैसे कि बीपीएससी सुपर टेट टेस्ट सीरीज पेपर 2 के लिए, जो कि आपके पेड ऑनलाइन पेड टेस्ट जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा ऑनलाइन प्रोवाइड किया गया है, वो टेस्ट आपको फ्री करवाया गया है। साथ ही साथ आपको करवाया गया है जनरल हिंदी का 200 प्रश्नों का महाकुंभ। और हर दिन कराता हूं मैं ये महाकुंभ, और इस महाकुंभ से जो नहा कर निकलेगा वो जनरल हिंदी में 30 नंबर क्या 60 नंबर लाएगा साथियों। 60 नंबर, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। इन सभी क्लासों को देखिए और साथ ही साथ आप इस क्लास को भी देख सकते हैं एकदम देहाती दीवाल से। देहाती दीवाल से बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए का बेस्ट मॉडल पेपर पूर्णतः बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित, मैथ, बिहार जीके, जीके जीएस और ईवीएस के साथ। गुरु जी तब बने के बाद नारा के साथ ये गुरुआइन के देख रहा बा कैसे मुस्कुरा रहे बा रहुआ लोग, ऐसे बनी। और ये क्लास जो है ये पीआरटी के लिए रामबान हूँ, पीआरटी के लिए रामबान क्लास के जरूर देखिए रहुआ लोग। चलिए तो जुड़े के लिए धन्यवाद। अब स्टार्ट करता नहीं आज के अपन नया क्लास बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए भारत का संपूर्ण भूगोल महासंग्राम। श्री राधे। स्टार्ट करते हैं। श्री राधे माँ की कृपा से महाभारत का ये एक द्वंद्व युद्ध, जिसमें जीत उसी की होगी जो लास्ट तक टिका रहेगा। आपका भाई सर्वेश बीपीएससी बिहार दरोगा 2 बार क्वालिफाइड है, इसलिए डिटेल डिस्कशन के साथ आपके लिए लेकर आया है आकाश गंगा से आज का महासंग्राम। ओके साथियों, महासंग्राम के साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। ये आपकी क्लासेज है जो कि पूरा का पूरा बुक कराएंगे, वो भी एकदम ट्रिक के साथ। मजा ना आ जाए तो फिर आप कहिएगा कि सर आप तो बोले थे कि मजा आएगा और मजा आया नहीं। इतना मजा दूंगा कि मुस्कुरा दोगे आप गुरुजी। चलिए गुरुजी तुम चंदन हम पानी। ओहो, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का अपना प्यारा क्लास। आपको पता है कि पृथ्वी की आकृति चपटी है, गोल है। ओके, और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। बीचों पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ओके साथियों, और ये अक्षांश रेखा जो बीचों बीच से पृथ्वी से गुजरती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं साथियों। और इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जो है आपका कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे है आपका क्या चीज? मकर रेखा, जिसको आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आपको देशांतर रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा के नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक ना साथियों? और और ये जो आपका क्या है? देशांतर रेखा है। इसके पूर्वी भाग को कहते हैं पूर्वी देशांतर और पश्चिमी भाग को कहते हैं पश्चिमी देशांतर। पूर्व की ओर जाने पर समय में क्या होती है? वृद्धि होती है, और पश्चिम के जाने पर समय घटता है। 1 डिग्री देशांतर पर जाने पर आपका 5 मिनट 4 मिनट का समय का अंतर होता है साथियों, 4 मिनट का। तो आइए, हमने देखा कि आपका प्यारा भारत कहाँ अवस्थित है। आपका प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। प्यारा भारत, हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इस पे हमें गर्व है। भारत की समृद्धि प्राकृतिक विविधता से अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया गया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में एक विकसित हुई है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है।
अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम एक महासागर हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है, क्योंकि भारत जो है हिंद महासागर के बीचों बीच में स्थित है। ये आपका भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। किस आकार का है साथियों? एम आकार का है। किस आकार का है? एम आकार का है हिंद महासागर। ओके साथियों, पिछले कुछ दशकों में भारत सामाजिक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा? क्योंकि हिंद महासागर में भारत जो है सेंट्रल पॉइंट पर स्थित है साथियों। ओके, और कहता है सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या, आपको पता है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के आधुनिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में नंबर 1 हो चुकी है। स्थिति, आइए स्थिति देखते हैं भारत का स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट तक, मतलब भारत का जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और भारत का देशांतर जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट तक याद रखिएगा साथियों। और भारत का जो विस्तार है वो अंडमान एंड निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। ओके, शुरू होता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे आपको कराएंगे, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। सभी राज्यों को आपको मैप के द्वारा करा जाएगा। भारत के बीचों बीच से गुजरते ऐसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा चित्र 1.1 में दिखाया गया है। आइए इस चित्र को थोड़ा देखते हैं। देखिए, ये भारत का उत्तरी बिंदु है। आपका उत्तरी बिंदु कितना है? तो देख रहे हैं भारत का विस्तार जो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है साथियों। 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ है 6 डिग्री 4 मिनट पर। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ के भाग को आप क्या कहते हैं? केप केमोरिन। क्या कहते हैं? केप केमोरिन कहते हैं साथियों। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, और इसे कहते हैं आप लोग इंदिरा कॉल। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। तो नीचे वाले को इंदिरा पॉइंट और ऊपर वाले को इंदिरा कॉल। इसे कहा जाता है गौर माता। क्या कहा जाता है? गौर माता। या और इसे कहा जाता है साथियों कीवीथू। कीवीथू। तो याद रखिएगा, भारत की चौहद्दी के सभी सीमाएं आपको बता दिया गया है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है। ये देखिए, ये रेखा जो है ये कैसी रेखा है साथियों? ये कर्क रेखा है। सबसे पहले यहाँ आपका क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और आपका क्या है? पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे, बिहार में तो बहुत फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक के साथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं साथियों। ये था आपका भारत का स्थिति। भारत का आकार विश्व में कितने नंबर का है? तो 7वें नंबर का है। और भारत से बड़े जो 7 देश हैं उनके लिए ट्रिक भी है। रुको चीन, अब आया भारत। रुको चीन, अब आया भारत। रूस, कनाडा, चीन। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए चीन का क्या है कि यहाँ से यहाँ स्थिति बदल गया है, क्योंकि चीन बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा जमाते जा रहा है। और अमेरिका, ब्राजील, उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इसके बाद आपका आता है अर्जेंटीना। क्या आता है? अर्जेंटीना आता है साथियों। 8वां देश कौन है? अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 32,87,264 वर्ग किलोमीटर है। ओके, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है प्यारे गुरुजी। इन सभी सवालों को आपको रखना है याद, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, भारत का स्थल सीमा क्षेत्र रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से तटीय सीमा रेखा की कितनी लंबाई कितनी है? 6100 मीटर है। क्या है? 6100 मीटर है। और भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा को सम्मिलित कर दिया जाए तो यह है आपका 7516 किलोमीटर। ओके, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, और इसका भी आपको आगे ट्रिक देंगे, भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा कैसे लगता है, बचपन में बीए कैसे होता है साथियों, पूरा डिटेल से। और साथ ही साथ भारत के समुद्री पड़ोसी देश मालदीव और श्रीलंका के बारे में भी बताएंगे। ये भारत से बड़े 7 देश है, रूस, कनाडा, चीन। देख रहे हैं यहाँ पर चीन 3 नंबर पर था, और आपका मैप में यहाँ पर चीन 4 नंबर में था, तो यहाँ सुधार कर दिया गया है।
उसके बाद यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया और भारत। याद रखिएगा साथियों, रुको चीन, अब आया भारत। भारत मोटे तौर पर कैसा है? त्रिभुजाकार है। अपने प्यारे भारत की आकृति कैसी है साथियों? त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत के मुख्य भूमि के अंतरीप के रूप में लिया। अंतरीप किसे कहते हैं? जिधर इधर क्या है? अरब सागर, इधर क्या है? हिंद महासागर, इधर सॉरी बंगाल की खाड़ी है और नीचे है हिंद महासागर। और जब किसी क्षेत्र को तीन ओर से वाटर 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 तीन ओर से जब वाटर घेर लेता है, ब्लू है पानी पानी, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है? अंतरीप हो जाता है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का भाग क्या है? एक अंतरीप है। क्या है? एक अंतरीप है। ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग साथियों। ओके, समुद्र की और मुख्य स्थलीय भूमि का निकला हुआ संकरा सा पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरीप के नाम बताइए। तो आप जानते हैं एक आशा अंतरीप है, एक आपका क्या है? आशा अंतरीप कहाँ स्थित है? जहां बार्थोलोमियो पहली डियाज पहली बार आया था। भारत पर भारत प्रायद्वीप का आकार पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इन तीनों और समुद्र से घिरा इस प्रायद्वीपीय भारत का क्या है? सीमा विस्तार हिंद महासागर के भाग में स्थित है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है साथियों? लगभग 30 डिग्री का। क्यों 30 डिग्री का अंतर है? क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। आप यहाँ घटाइएगा तो कितना डिग्री का अंतर आएगा? लगभग 30 का आ ही जाएगा, इसलिए कहते हैं। और देशांतर में भी ऐसे ही है। अगर देशांतर भी देखा जाए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, तो 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटाइएगा तो लगभग ये भी 30 डिग्री के आसपास ही आएगा साथियों। इसलिए कहता है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अंतर 30 डिग्री का है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 ऐसे घूमती। देखिए पृथ्वी के दो चक्कर है, एक ये आपका सन है और सन के चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है, और साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी ऐसे घूम रही है। ठीक, तो एक चक्कर इस तरह से ऐसे एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना घंटा लगता है? 24 घंटा। तो इसी 24 घंटा को आपको जो है क्या कहा जाता है? इसी से दिन और रात होता है, और इसी को देशांतर के द्वारा देखा जाता है। 360 डिग्री देशांतर एक रेखा है। 360 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और इसी से आपका समय का निर्धारण होता है। तो 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और आप कितने डिग्री? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? भारत का है। इसलिए भारत 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। 5 घंटा 30 मिनट कहाँ से आगे है? ग्रीनविच से आगे है। भारत की मानक देशांतर रेखा 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के समीप नैनी से, या आप कहिए मिर्जापुर से। मिर्जापुर वेब सीरीज सब देखा होगा, मुन्ना भैया का भौकाल। डिग्री और 30 गुना 4 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का अंतर कितना है? तो भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का अंतर है साथियों आपका कितना? 2 घंटा। अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज 5 बजे निकलेगा, उसी समय, ठीक उसी समय कहाँ पे? गुजरात में सूरज 7 बजे निकलेगा साथियों। ओके, रखा जाता है। वह देश के बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 देखिए, और एक बात याद रखिएगा कि जो आपका क्या है, एक बात एकदम विशेष याद ये रखना है कि आपका जब कभी भी देशांतर या मानक देशांतर माना जाता है तो वो 7.5 का गुणज ही माना जाता है। इसलिए 82.5 डिग्री को माना गया है, क्योंकि भारत में 82.5 डिग्री ही क्या है? भारत के बीचों बीच से गुजरने वाला, लगभग बीचों बीच से गुजरने वाला मानक देशांतर है। ओके, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। ओके, इसे लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची का पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है साथियों कि भारत 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी छेद से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूर है। अतः सूर्य की किरणें यहाँ अत्यधिक तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम होता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। ओके, ओके, और अत्यधिक ठंडक कहाँ पड़ेगी? लद्दाख में पड़ेगी साथियों। और मानचित्र पर विभिन्न दर्रों के नाम बताइए। तो आपका जो दर्रा है, दर्रा किसको कहते हैं? तो दो पहाड़ के बीच के पतले से संकीर्ण भाग को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ के बीच के पतले से संकीर्ण भाग को दर्रा कहते हैं।
और आप लोग प्यारे गुरुजी जानते होंगे माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब कहाँ स्थित है? नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड में जोजिला, दिलीपला, कहाँ है? नाथुला। ये सभी दर्रे का विशेष नाम है, आपको दर्रे का मैप दिखाया जाएगा। ओके, चादर में लिपटे रहते हैं। वहीं केरल के किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अत्यधिक देशांतरीय विस्तार पर प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में मात्र 45 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है? मात्र 45 मिनट का। जबकि लेह लद्दाख में यह अंतर 5 घंटे का हो जाता है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन में जब 22 दिसंबर को बिहार भारत में सबसे छोटा दिन होगा तो वो, और जब 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा तो वो, दोनों में क्या होगा? लगभग 5 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। कहाँ? लद्दाख में साथियों। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट के यूरोपीय देश, क्या है? यूरोपीय देश दक्षिण पश्चिम एशिया का अफ्रीका तथा पूर्वी तट से भारत की सीमा लगी है। एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थिति एशिया में किसी अन्य देश की नहीं है, इसलिए इसे एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? यह किस राज्य में स्थित है? बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व वही है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पर बौद्ध संगति भी आयोजित की गई थी, 5वीं बौद्ध संगति, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सानिध्य में, और यह स्थान बिहार में है साथियों। भारत का विश्व के अन्य देशों में संपर्क केवल समुद्री मार्ग द्वारा ही नहीं बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बीच स्थित दर्रों से भी है। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषद के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े तथा अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया का वास्तुकला के मीनारों का गुंबद के प्रभाव हमारे देख रहे हैं। भारत देख रहे हो गुरुजी? भारत ये कौन सा? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है अपना प्यारा भारत, जग से दुलारा भारत। भारत के पड़ोसी देश, आइए भारत के पड़ोसी देश में स्थल सीमा से साझा करने वाले देश को एक मैप एक बार में देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से, चलिए, ये मोटा मोटी भारत है तो यहाँ आपका क्या है? पाकिस्तान है। यहाँ आपका क्या है? चीन है। यहाँ, ठीक, यहाँ आपका क्या है? नेपाल है। यहाँ भूटान है। यहाँ म्यांमार है। तो ये सभी देश क्या है? भारत के साथ। और यहाँ नीचे क्या है? बांग्लादेश है। ये सभी देश क्या करते हैं? भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वही कहता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा साझा करता था, लेकिन वर्तमान में उस क्षेत्र पर पीओके पर किसका कब्जा है? तो पीओके पर कब्जा है आपका किसका? पाकिस्तान का, और उसे का नाम है आजाद कश्मीर। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ। और इसका ट्रिक भी है, बचपन में भी है। क्या है? बचपन में बीए। तो ब से सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद किसके साथ लगती है? चीन के साथ। उसके बाद किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। उसके बाद किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। उसके बाद किसके साथ लगती है? म्यांमार के साथ। उसके बाद किसके साथ लगती है? भूटान के साथ। उसके बाद किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। लेकिन वर्तमान में इसके साथ भारत की सीमा नहीं लग रही है। इस क्षेत्र पर किसका कब्जा है साथियों? इस क्षेत्र पर कब्जा है आपका, बिल्कुल सही, पाकिस्तान का। ओके, श्रीलंका तट से मात्र बिहार भारत की दूरी कितनी है? मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीप की श्रीलंका को एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी में स्थल भारत में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला से निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र में कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होने के यह क्षेत्र सार्वजनिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व में पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के अत्यंत निकट है और भारत, नेपाल और बिहार का तो बहू और बेटियों का संबंध है साथियों। और सर्वाधिक नेपाल की सीमा बिहार के साथ ही लगती है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल से घनिष्ठ रहे। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र में होकर गंगा, जिसमें से एक कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल में ही गोसाई धाम पहाड़ी से होता है। दोनों देशों में कोसी नदी का एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयानक बाढ़ आई थी, इसलिए भारत नेपाल के राजनीतिक संबंध है। ये देख लीजिए आप, पड़ोसी देश यहाँ भी है।
पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की सीमा क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे टच हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे टच हो रहा है, जो कि ये भाग अभी क्या है, पीओके है, ये भाग अक्साई चीन है, और ये भाग आपका इंडिया है। ये चीन ने 1962 में और ये 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद आपका ये चीन है, और उसके बाद यहाँ पर नेपाल है। नेपाल के साथ साथ देख रहे हैं बिहार, नेपाल का सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। और उसके बाद आपका ये भूटान है, अपना प्यारा देश भूटान, और इधर आपका है म्यांमार। ये सभी देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। साथ ही साथ ये है आपका श्रीलंका, जो कि भारत का दरिया सीमा है, और यहाँ है आपका स्थित क्या सा, तो आडम द्वीप, और ये है आपका मालदीव। तो भारत के दो पड़ोसी देश जो कि समुद्र में है। और यहाँ इंडोनेशिया है साथियों। इंडोनेशिया का भी दूरी भारत के दक्षिणी छोर यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट से बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, अब कहते हैं भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी में भारत और चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमा एक बिंदु पर मिलती है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, तो वह है आपका दीफू दर्रा। क्या है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार, चीन और भारत के जंक्शन पर स्थित है। डोकलाम दर्रा भारत, चीन और भूटान के सीमा पर, और लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है साथी। इसके पूर्वांचल की पहाड़ियां या म्यांमार को भारत से अलग करती है। भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, आराकान योमा। क्या नाम है, आराकान योमा पर्वत। याद रखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ जो आपका पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम क्या है, आराकान योमा, आराकान योमा। और यहाँ भी एक पर्वत है, पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है। ओके, ये सब भी पहाड़ी है, लेकिन एक्चुअली सीमा पर स्थित है आपका अराकाम योमा। और यहाँ आपको पता ही है, आगे बताएंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इस तरह से क्या है, स्थित है। ओके साथियों, और हिमालय का ही भाग आपका यहाँ भी ऐसे आके ऐसे गया है, तो ये भी भाग जो है अंडमान निकोबार, जो कि हिमालय का ही निमंजित क्षेत्र है साथियों। आगे पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलकर यह बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट हो रही है, वो क्या है, आपका पर्वतमाला ही है, हिमालय का पर्वतमाला। ओके, जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इस क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देश से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधन से विकसित होने से इस क्षेत्रों में भारत का क्या है, संबंध बन गया है। और कहता है भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती है। आइए दिखा देते हैं बांग्लादेश को छूने वाले राज्यों की सीमा। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की किसके साथ छूती है, पश्चिम बंगाल के साथ छूती है। और तीन ओर से बांग्लादेश किसको घेरा हुआ है, त्रिपुरा को घेरा हुआ है। ओके साथियों, और मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। और साथ ही साथ आपको मेघालय और असम की सीमा भी किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। ओके, तो बांग्लादेश की सीमा किसके किसके साथ लगती है। इसी तरह अगर आपको पूछ दे पाकिस्तान की सीमा, तो पाकिस्तान की सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ओके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है साथियों, ठीक ना। और फिर कहे चीन की सीमा, तो चीन की सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आपका क्या है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमाएं लगती है साथियों। ओके, ठीक, ठीक। तथा दूसरा पर्वतीय क्षेत्र मार्ग कश्मीर ले से है, जो भारत के पर्वतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के दर्रे में है। सिक्किम के जैसे ये आपका सिक्किम के पास जलेपला और नाथुला दो दर्रा है, जिससे भारत और चीन और तिब्बत के बीच में व्यापार होता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमारा एक पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। इस तरफ पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और ये एक ऐसी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित रेखा किसे कहते हैं, वैसी रेखा, वैसी समान, वैसी दो देशों के बीच की वैसी अंतरराष्ट्रीय रेखा जिसे किसी आदमी ने खींचा हो, उसे क्या कहते हैं, अध्यारोपित रेखा कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत का संसदीय एवं देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 7 मिनट तक, और क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ओके, आपको ये सब पता ही होगा, बता दिए हैं। भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। इसे भी बता देते हैं। ये राज्य आपका कौन है, तो ये देखिए आपका राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये क्या है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
और आपको पता है कि 82.82 डिग्री को ही क्यों माना गया है मानक समय रेखा? क्योंकि 7.5 का गुणज होना चाहिए और देश के बीचों बीच से गुजरना चाहिए। भारत में कई बार ऐसा भी बात होता है कि हम लोग 2 मानक रेखा क्यों नहीं मान लेते हैं? तो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि 2 मानक रेखा मानने के बाद दिक्कत हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और खास कर ट्रेन को चलने में बहुत दिक्कत होगी। भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी है? 2 गुनी है। आपको पता है कि एक है 15,200 किलोमीटर और एक है मात्र 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का, और अगर द्वीपों का भी मिला दे, लक्षद्वीप और किसका, अंडमान और निकोबार का, तो हो जाएगा 7516 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, और ग्रीन बीच लाइन जो है ये लंदन से गुजरती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। भारत का मुख्य भूभाग डैश से डैश उत्तर से डैश दक्षिण अक्षांश के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का फैला है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। ओके साथियों, और भारत श्रीलंका भारत से किसके द्वारा? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं, शोक कहते हैं, जो हिमालय के गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलती है, गोसाईनाथ पहाड़ी से, गोसाईनाथ पर्वत से। ओके साथियों, कारण बताओ। ये सभी डिटेल क्वेश्चन है, ये भी आपको बता देना है। और सभी को क्या करना है, यहाँ देखिए आपका क्या है, मानचित्र कौशल, भारत के सभी राज्यों की राजधानी लिखिए। आप जानते ही होंगे 28 राज्य की राजधानी। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी लिखिए, बिल्कुल जानते होंगे। उसके बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हम बता देते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात। दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। ओके। सब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप कोमोरिन। ओके। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है पाक जलडमरू मध्य। या मन्नार की खाड़ी। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय उपमहादेश में स्थित देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ओके। ओके। सार्क सदस्य को चिन्हित करें, तो सार्क को आप लोग यहाँ से याद रखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं साथियों। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ओके। ओके साथियों, आइए अब अगला चैप्टर करते हैं, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। आपको पता है कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ मरुस्थल भी है, पर्वत श्रेणी भी है, मैदान भी है, पठार भी है, और तटीय मैदान भी है, और नदियां भी है। ओके। ये सभी भारत की क्या है? विशेषताएं हैं। भारत में सभी विशेषताएं विद्यमान है। ओके। और भारत की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है? हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया? सब कुछ पढ़ेंगे। इस बुक में जितना है उतना तो पढ़ेंगे ही, और आगे की भी बहुत सारी बातें आपको बताई जाएगी। ओके, आइए। हमारा देश का आकार विशाल है। खाक विशाल है, 2.4% तो विश्व के क्षेत्रफल का है, फिर भी विशाल है, जिसके कारण हमारे भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत पर्वत, तो कहीं दूसरी और पठारी भाग एवं दूर दूर तक फैली चौरस दिखने वाली विशाल मैदान फैले। अतः हमारे यहाँ सभी प्रकार का स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यह सभी स्थलाकृति सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है, तो कहीं उस पर घने वन उगे हुए हैं। इस प्रकार नदियां पठारी भाग को गटा छटा कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल स्वरूप में नदियों की खारी कगार के प्रभावित करती है। देख सकते हैं भारत की वर्तमान भौतिक रूप तट रेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे, और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचल के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण ने अहम भूमिका निभाई है। देखिए नदियों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीरीज दिखा रहे हैं। भारत का जो है क्या है, अगर आप भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण देखते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या है? हिमालय। हिमालय में स्थित है कश्मीर की घाटी। उसके बाद है उत्तर का विशाल मैदान या गंगा सिंधु का विशाल मैदान। उसके बाद है आपका मालवा का पठार, और फिर है दक्कन का पठार, और फिर है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, और फिर लास्ट में जाकर है आपका हिंद महासागर और कन्याकुमारी। मतलब भारत को इस तरह से
इस तरह से आपको बांटा गया उत्तर का मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विश्व सिंधु और गंगा का विशाल मैदान, और उसके बाद क्या है मालवा का पठार, और उसके बाद दक्कन का पठार, और उसके बाद नीलगिरी पर्वत श्रेणी और हिंद महासागर। ओके साथियों, और इस तरह से भारत का विभाजन किसने किया था? सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन करने का प्रयास किया था स्पेट महोदय ने, और स्पेट के बाद कृष्णन और चटर्जी ने इसका कंप्लीट विभाजन किया था। कृष्णन और चटर्जी एक बहुत बड़े ज्योग्राफर है, उन्होंने भारत का भौतिक विभाजन किया था। भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, क्या है, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी को सहमति दी है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपट पट्टी कई प्लेटों से विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। ओके, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक। ओके, शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 में, सबसे पहले किसने, टूजो विल्सन ने किसका प्रयोग किया था? प्लेट विवर्तनिक का प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम डब्ल्यू जे मॉर्गन ने 1967 में प्रतिपादित किया था। ओके साथियों, और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी पट्टी 6 बड़े एवं 9 छोटी प्लेटों से बनी है। ये प्लेट है, बड़े प्लेट में ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, जिसमें भारतीय भूखंड भी आता है। आपको पता है कि सभी कहते हैं कि पृथ्वी पहले इस तरह से था, बीच में इस तरह से आपका पेंजिया था, और चारों ओर क्या था? पेंथालासा था। क्या था? पेंथालासा, पेंथालासा। और बीच में क्या था आपका? पेंजिया। फिर पेंजिया दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड। भारत किस लैंड का भाग है? भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। और इसी गोंडवाना लैंड का भाग भी कौन था आपका? ऑस्ट्रेलिया भी था। और कहा जाता है, इस तरह से आपका जो अफ्रीका था, अफ्रीका के यहाँ भी मेडागास्कर है, कहता ही पर ऐसे इंडिया था जो टूट के आते आते कहाँ आके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया है। ठीक ना? तो यही है आपका भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशिया भूखंड और प्रशांत भूखंड, अंटार्कटिक भूखंड, अरेबियन, फिलीपींस, जुआन दुफू, कोकस, नजाका प्लेट। आपको पता है कि नजाका प्लेट और साउथ अमेरिका के प्लेट के टकराने से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी बनी है, जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, और कैरेबियाई और सोमालिया और बिस्मार्क। और प्लेट किसे कहते हैं? तो धरातल के वो समतल ठोस भूभाग जो कि पृथ्वी के मेग्मा के ऊपर तैर रहे, उसे क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। दो प्लेटों के बीच विवर्तनिक अथवा प्लेट सिद्धांत काम करता है। जैसे दो प्लेट ऐसे, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, दोनों आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं, तो टकराने से एक प्लेट क्या होता है? इसे ऊपर उठ जाएगा। ओके साथियों, ठीक, आप देखे होंगे इस तरह से। ओके, प्रायद्वीपीय पठार भूपर पट्टी के सबसे पुराने भाग में एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल पर प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। कौन? प्रायद्वीपीय पठार। आप देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिकी प्लेट यहाँ है, अफ्रीकी प्लेट है, और ये था आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आधा टूट कर नीचे चला गया और आधा टूट कर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, और ऊपर जाकर टकरा गया साथियों। ओके, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के शैल के दबाव से तनाव से होता है। इस कारण मोड़, फलन, भ्रंश कारण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। ओके, इस तरह तौर पर प्लेट की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुछ प्लेटों के एक दूसरे के करीब आती है, कुछ प्लेटें क्या होती है? एक दूसरे के करीब आते हैं, इसे कहते हैं प्लेट का अभिसरण। कुछ प्लेटें दूर जाती है, इसे कह लेते हैं प्लेट का विस्मरण। जब कहते हैं निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करते हैं, जब परंतु जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हैं तो विपरीत दिशा से जाती है, तो उसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, तब क्या होता है? तब या तो टकरा कर टूट जाते हैं, या फिर प्लेट फिसलन के दूसरी प्लेटों के नीचे चली जाती है, और जिससे प्लेटों के लाखों वर्ष हो रही गति के कारण महाद्वीप की स्थिति और आकार में परिवर्तन आता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास इसी प्रकार हुआ कि भारतीय प्लेट जो था, ये जो भारतीय प्लेट था आपका, ये भारतीय प्लेट ऐसे आते गया, ऐसे आते गया, ऐसे आते गया, और क्या हुआ? आते आते भारतीय प्लेट किसके अंदर? यूरेशियन प्लेट के अंदर टकरा कर अंदर समा गया, और जिससे हिमालय की उत्पत्ति भी हो गई साथियों। पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। कितने अरब वर्ष? 5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है। सबसे पहला महाकल्प है अजैविक, जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था। उसके बाद है पुराजैविक या प्रारंभिक, पेलोजोइक या प्राइमरी एज। उसके बाद मध्यजीवी, मेसोजोइक, सेकेंडरी एज। उसके बाद है आपका नूतन जीवी, क्रायोनोजोनिक युग। और उसके बाद है कल्प पीरियड में बांटा गया है। पूर्व केम्ब्रियन की सबसे, अब केम्ब्रियन क्या है? तो केम्ब्रियन कहाँ? ब्रिटेन में एक पर्वत है, तो इसके इस पर्वत के
चट्टानों को यूरेनियम डेटिंग विधि से आयु निकाला गया। पर्वतों का आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से निकाला जाता है प्यारे गुरुजी, आप लोग जानते होंगे। तो कैम्ब्रियन पर्वत का निकाला गया, और जब इस पर्वत का सबसे काल, इस पर्वत के पहले को प्रू कैम्ब्रियन और इसके बाद के प्री कैम्ब्रियन कहा गया। यह पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर आज से लगभग 55,000 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ है। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था, आपको बता दिए। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। संबंधीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह करने लगा और अधिक बड़े प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराया। इस प्रकार 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलोगेशियन कल्प में इस टकराव से दोनों प्लेटों के बीच 33 भूसन्नति के अपसादी चट्टानों के बलन से पैदा हुआ और पश्चिमी एशिया में पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिसके निर्माण की कार्य आज भी जारी है। पूर्व में पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे, ऊपर बता दिए। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके मध्य में 33 सागर था, और क्या कहता है, प्रद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है। वास्तव में ही भारत का आधार भूमि है, भारत का आधार भूमि है। बाकी तो भारत क्या हुआ, देख रहे हैं आप भूसन्नति का सिद्धांत कैसे काम करता है। इधर से आपका क्या है, पर्वत आ रहा है, इधर से भी पर्वत आ रहा है, और दोनों पर्वत जब टकराएगा तो ये जो भू अवसाद क्या है, नीचे धंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, और इस वजह से ये दोनों चिपक जाएगा, और चिपक के क्या होगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का निर्माण करेगा। इसी को कहते हैं भूसन्नति का सिद्धांत। के साथियों, और अगर आपसे कोई पूछे कि भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, जो कि आपको पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देता है तो आप क्या कहिएगा कि भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? एस्फेट महोदय ने दिया था। किसने दिया था? एस्फेट महोदय ने दिया था भूसन्नति का सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत को अभी कोई मानता ही नहीं है। इस सिद्धांत को कोई क्यों नहीं मानता है? क्योंकि कहता है भूसन्नति से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला का बनना क्या है, असंभव बात मालूम पड़ती है। या इसलिए आजकल सभी लोग भूसन्नति की जगह पर किसको प्रेफर करते हैं? तो ये प्रेफर करते हैं आपके साथियों, किसे? बिल्कुल सही पकड़े हैं, प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत को। किसे? प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत को प्रेफर करते हैं। आइए आगे चलते हैं। भूसन्नति का सिद्धांत केवल और एडवर्ड स्विस और प्रोफेसर बाडिया ने दिया था। किसने दिया था? कोबर, एडवर्ड स्विस और प्रोफेसर बाडिया, इन्होंने दिया था भूसन्नति का सिद्धांत। ठीक है ना साथियों? तथा सागर से टकराती और लहरें और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्रीय तटीय मैदान का विकास हुआ, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग है। संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना? 11% कैसा भाग है? पर्वतीय है। 28% पठारी और 18% पहाड़ी और 43% भू मैदान है। आप याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्या है? 43% भू मैदान है, जो कि सिंधु से लेकर गंगा ब्रह्मपुत्र तक फैला है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। इसके विपरीत मैदान मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। कितनी? औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। उत्तर में पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है, और इसे कुछ भूभागों में कुछ शिखरें हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है, जैसे कि आपका कौन सा पर्वत है? काराकोरम श्रेणी में स्थित ट्रांस हिमालय का भाग K2, उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सभी 8000 मीटर से। मकालू, देखिए इसमें अधिकतर चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ दबाव के कारण परिबलन एवं क्षेप भ्रंश मिलते हैं। झीलों के निपचित होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इनमें घाटियां किसको कहते थे? जैसे एक पर्वत श्रेणी यहाँ है और एक पर्वत श्रेणी क्या है? यहाँ है, और इसके बीच में अवसादों के आने से क्या हुआ? समतल मैदान का निर्माण हो गया, जिसे कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं? घाटी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच स्थित है, आपको पता ही होगा। इसमें कश्मीर एवं डल एवं बुलर झील अवशेष के रूप में इसके परिणाम है। उत्तर की उच्च भूमि के मध्य में हिमाचल 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गोर्ज पाई जाती है,
जिसमें कई नदियां प्रभावित होती हैं। इस भूभाग में दक्षिण शिवालिक में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पामीर गांठ के निकलकर पूरब की ओर, पामीर गांठ से निकलकर पूरब की ओर जाता है और यह दक्षिण की ओर चाप बनाता है। कैसे बनाता है? इसे चाप बनाता है, चाप। इसलिए कहा जाता है हिमालय की आकृति कैसी है? तो हिमालय की आकृति जो है आपका कैसा है साथियों? हिमालय की आकृति चापाकार है, धनुषाकार आकृति है। ओके, जहां ये पटकाई अरुणाचल, और फिर ऐसे कहाँ मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और जब दक्षिण की ओर मुड़ती है तो जहाँ ये पटकाई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, लुसाई, मिजोरम पहाड़ी से होती है। इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानी नद मिलती है। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बालटोरा, बिकाऊ और बतूरा प्रमुख है। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, सिपकिला, सिपकिला दर्रे से क्या होता है आपका? सतलज नदी भारत में प्रवेश करता है। ओके, उसके बाद उत्तरांचल में थांगला तथा सिक्किम में नाथुला और जिलेपला दर्रा प्रमुख है। ये सभी दर्रा आपके एग्जाम में आते ही। एक बार और देखिए, जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला, बुर्जिल, जोजिला, बुर्जिल, बुर्जिल किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। और जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? लेह और लद्दाख को। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, सीप किला, उत्तरांचल में थांगला, सिक्किम में नाथुला और जिलेपला, और उत्तरांचल में ही आपका क्या है? माना भी है, नीति भी है और लिपुलेख भी है साथियों। उत्तर पर्वतीय भाग में दक्षिण विशाल मैदान भूभाग है, जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के तलछटों से निक्षेप से बना। इसकी औसत गहराई कितनी है? 4600। अब देखिए यहाँ पर ऐसे पर्वत था, तो पर्वत से निकलने वाली नदियों से यहाँ अवसाद का जमा होते होते मैदानों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसकी सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सा है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सबसे लंबी नदी सहायक कौन है? सतलज। इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिमी में तथा गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में ये गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूरब में बहती है। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करते हैं। अरावली पर्वत क्या करते हैं? जल विभाजक। कहता है अगर अगर यहाँ पर अरावली पर्वत ना होता तो भारत में जो सिंधु नदी होती है वो इधर जा रही है, वो क्या करती है? अरावली के पास से ऐसे आ सकती थी, इधर आ सकती थी। ये सिंधु और गंगा के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है? आपका अरावली पर्वत श्रेणी करता है। अरावली 4 राज्यों में फैला है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद दिल्ली और हरियाणा। ओके साथियों, 5000 से 700। इसके उत्तर पूर्व में पश्चिम की कई खाड़ियां हैं। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र के 2 भागों में बांटती है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्रों को 2 भागों में बांटती है और विंध्याचल और सतपुरा की पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा नदी। यहाँ है विंध्याचल, यह है सतपुरा, और इसके बीच से खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है कौन सा? नर्मदा नदी। ओके, सतपुरा के दक्षिण में तापी नदी, और सतपुरा के दक्षिण में यहाँ क्या बहती है? यहाँ बहती है तापी नदी। यहाँ तापी नदी घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण करती है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या है? ऊपर भी पठार पहाड़, नीचे भी पहाड़ और बीच से नदियां, जिसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। इस पठारी क्षेत्र में उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिमी और पूर्व में कई पहाड़ियां हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं, जो हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से जाने जाते हैं। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यधिक कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को काट कर मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती है। और इसीलिए ये क्या है? बहुत कटी छटी भी है, क्योंकि यहाँ क्या है? पूरब का जो ये पूर्वी भाग है, इसे महानदी, सबसे पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कावेरी और उसके बाद कृष्णा, 4 नदियां क्या करती है? पूर्वी घाट को काटती है। इसलिए पूछा जाता है पूर्वी घाट कटा छटा है किसके वजह से? हिमाल नदियों की वजह से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और यहाँ डिटेल नदियों के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगला चैप्टर ही अपवाह तंत्र क्लास 9 में, वहां सब करेंगे ही। कहती है उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा की महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश की नल्ला मलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा। आंध्र प्रदेश का कौन है आपका? नल्ला मलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा। तथा तमिलनाडु का अन्नामलाई, पचम पलाई, शिवराय, पलानी, वीलिगिरी उल्लेखनीय है। ये सभी कहाँ है? दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान का विकास हुआ है, और पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रण में मैदान समुद्री निक्षेप या उजमन से बना है। कच्छ का मैदान समुद्री निक्षेप या क्या है? अपलिफ्टिंग से बना है। कच्छ का मैदान, कच्छ का मैदान यहाँ है ना, आपको पता है ना, कच्छ का मैदान। ओके,
उत्तर में विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान के मरुभूमि कहलाते हैं। यहाँ थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा में लंबवत प्रवाह करते हैं। और दक्षिणी भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहाँ बालू के टीले का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबी सरल और लहरदार है। किंतु अब देखिए आपका ये क्या है, आपका हिंदकुश पर्वत, ठीक ना, ये क्या है कुल्लू शान। और दोनों के पर्वत के श्रेणी के दोनों जहां दो पर्वतों का मिलन होता है वहां पठार का निर्माण होता है। ये है आपका पामीर घाट, क्या है पामीर घाट। फिर यही कुल्लू पर्वत और हिमालय के बीच में क्या है आपका तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। ये है आपका क्या चीज साथिया, काराकोरम केटू। ये है आपका लद्दाख। उसके बाद क्या है जास्कर। उसके बाद ये आपका क्या है बृहत हिमालय। उसके बाद ये आपका क्या है मध्य हिमालय। और ये उसके बाद ये क्या है आपका शिवालिक है, शिवालिक। ये देखिए आपका एक नंबर में है तो उत्तर पूर्वी उत्तर का मैदान, दो उत्तर का पर्वत श्रृंखला, 2 नंबर में होगा उत्तर का विशाल मैदान। और 3 नंबर में होगा आपका क्या चीज प्रायद्वीपीय पठार। और 4 नंबर में होगा आपका शुष्क मरुभूमि। और 5 नंबर में होगा प्रायद्वीप क्या चीज आपका 5 नंबर में होगा आपका भारत के भौतिक विभाजन में 5 नंबर में होगा तटीय मैदान। और 6 नंबर में भारत के द्वीप समूह, 6 नंबर में भारत के द्वीप समूह। 5 नंबर आपका इधर भी होगा पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान साथियों। ओके, आइए देखते हैं। दूसरी ओर इसकी ढाल अधिक खड़ा है और इसकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक होती है। भौतिक विभाग फिजिकल डिवीजन सामान्य तौर पर भारत के निम्नलिखित 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। और ये 6 भौतिक भागों में बांटने वाले कौन है? सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन किसने किया था? सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन शब्द दिया था, फिजिकोलॉजी शब्द दिया था किसने? हेक्सले ने। किसने? हेक्सले ने। ओके, और जब हेक्सले महोदय ने शब्द दिया तो इन्होंने बांटा। और उसके बाद भारत को 6 भागों में किसने बांटा? कृष्णन और चटर्जी ने। ये 6 भाग में किसने बांटा? स्पेट ने बांटा। और इसमें एक मरुस्थलीय भाग को छोड़कर कौन बांटा था? आपका कृष्णन और चटर्जी। कृष्णन और चटर्जी। ओके, तो शब्द दिया एक्सले ने। भारत का 5 भागों में विभाजन किया था कृष्णन और चटर्जी ने। और 6 भागों में कौन बांटा है? तो आपका स्पेट ने। सबसे पहले क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद दक्षिण का पठार, उसके बाद तटीय मैदान, उसके बाद भारतीय मरुस्थल और उसके बाद द्वीप समूह। आइए सबसे पहले पढ़ते हिमालय पर्वत श्रेणी। ओके, भारत की उत्तर सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित मोरदार पर्वत श्रेणी है। क्या है? बलित और मोरदार पर्वत श्रेणी है। ओके, और ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व में सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच लगभग कितनी है? 2500 मीटर किलोमीटर की है लंबी लंबाई है। अर्धवृत्त चाप के आकार का, कैसा है? चाप के आकार का है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ क्या है? ज्यादा चौला है। यहाँ क्या है? ज्यादा चौला है ऐसे। और यहाँ क्या है? कम चौला है। यहाँ है 500 किलोमीटर और यहाँ है मात्र 160 किलोमीटर। ओके साथियों, याद रखिएगा। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अत्यधिक विविधता पाई जाती है क्योंकि पृथ्वी पूर्वी भाग कम ऊंचा है और कम चौड़ा है। और यहाँ पर वर्षा भी हो जाती है अच्छा इस वजह से, ठीक है ना साथियों। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सशक्त श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर पाए जाते हैं। तो हिमालय के सभी प्रमुख शिखर कहाँ पाए जाते हैं आपको साथियों? तो सबसे ऊपरी हिमालय में, जिसे आप कहते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में पाया जाता है। ओके, जैसे देखिए आपका इसमें क्या पाया जाता है तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर। K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये 8,611 किलोमीटर। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में अवस्थित है, यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8,598 किलोमीटर। मकालू नेपाल में 8,481 किलोमीटर। धौलागिरी है नेपाल में 8,172 किलोमीटर। नंगा पर्वत इसे जम्मू कश्मीर में है। और इसे नंगा पर्वत इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि यहाँ पर वनस्पति के नाम पे कुछ भी नहीं पाया जाता है। अन्नपूर्णा भारत में है 7,881 17 किलोमीटर। कामेट भारत के उत्तराखंड में है 7,756। नामचा बरुआ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है 7,756। और गुरुल मानधाता नेपाल में। तो कहा जाता है भारत में हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है? नामचा बरुआ तक है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक है। ओके, पता है महान हिमालय का उत्तरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इसमें बहुत सी हिमानी का प्रभाव होता है।
जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणी भी फैली है, जिसमें जास्कर पर्वत श्रेणी हिमालय महान हिमालय की ही एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इस शिखर को K2 भारत का सबसे ऊंचा शिखर, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर, 8,611 किलोमीटर ऊंचाई है। साथियों याद रखिएगा कि देखिए, एक्चुअली में ये वर्तमान में भारत में उपस्थित नहीं है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन है तो ये भारत का। भारत इसे अपना मैप में हमेशा दिखाता है और दिखाता रहेगा ही रहेगा। और जिस दिन भारत का मूड सनका, इसे पाकिस्तान से छीन कर भी लाएंगे साथियों। क्या गुरुजी? इसे गॉडविन ऑस्टिन या गोरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है। इसके निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1800 मीटर है। ओके। और कहा जाता है कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है? MCT। बृहद, जैसे मान लीजिए ये आपका बृहद हिमालय है और ये आपका मध्य हिमालय है, बृहद और ये मध्य, इसके बीच में जो भाग है, इस बीच के भाग को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य मुख्य सीमा दरार, मुख्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं साथियों। उसके बाद आपका यहाँ जो है शिवालिक, इसके बीच में आपका MBT, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा दरार। उसके बाद आपका यहाँ नीचे में होगा, मैदान से पहले आपका होगा हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ओके, तो देखिए ये आपका हिमालय की पर्वत श्रेणी है, K2 है। उसके बाद काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये किसकी भाग है? ये सभी ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपका ये है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ओके, और यहाँ देखिए आप पर्वत भी देख ले सकते हैं। नामचा बरुआ 7,700, पूर्व से पश्चिम की ओर बता रहे हैं नामचा बरुआ। नामचा बरुआ के बाद आपका क्या है? ये कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद आपका ऊपर जाते जाइएगा तो आएगा नामचा बरुआ। उसके बाद क्या आएगा? कामेत, नंदा, कामेत के बाद क्या आएगा आपका? नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद सबसे लास्ट में क्या है आपका? नंगा पर्वत है। तो कभी कभी आपको पर्वतों को भी सजाने कह देता है, जिसे याद रखिएगा साथियों। ओके, 45,000 मीटर की सबसे भारत की बीच क्या है? बीच या इस औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। यहाँ की कुल चोटियां 5,000 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ नदियां 1,000 मीटर तक गहरे गर्त से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर पीर पंजाल श्रेणी किसी भाग में स्थित है। कश्मीर कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किसी भाग में स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थल में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि है। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणी घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं। कैसे वनों से? घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो और आपको सीख रहे हैं सीआरटी से, बिहार बोर्ड के बुक से, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ना भूलेंगे। यहाँ के पर्यटन स्थल में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी सभी पर्वत श्रेणी घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं। इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान है, जिन्हें क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, खिलमर्ग, सोनमर्ग। सोनमर्ग, गुलमर्ग, खिलमर्ग, ये क्या है? घास के मैदान है। और ये घास के मैदान जो है भेड़ के लिए बहुत फायदेमंद है। और कहते हैं जब गर्मी के मौसम में ये घास के मैदान से बर्फ हटती है तो भेड़ इसे खाकर उसके बाल, उसके त्वचा पे बाल बहुत तेजी से आता है। पंजाब, पंच प्लस आप या फारसी शब्द है। पंच का अर्थ होता है पांच और आप का अर्थ होता है पानी, अर्थात 5 पानियों वाला प्रदेश। यहाँ 5 नदियां बहती है, सिंधु, सतलज, चिनाब, ब्रह्म और क्या चीज, रावी और ब्यास। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय या उप हिमालय अथवा शिवालिक कहते हैं। यहाँ हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला या पश्चिम में पर्व पोतबार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1500 मीटर है और 1200 किलोमीटर की चौड़ाई है और 10 से 50 किलोमीटर है चौड़ाई। 1200 किलोमीटर लंबाई और 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई है। यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय क्षेत्र भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियां भी है, दूनी द्वार कहते हैं। ओके, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर। बिहार के पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला का भाग है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में भी क्या है आपका? शिवालिक श्रेणी का भाग स्थित है, जिसे आप लोग सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। ओके, और बिहार की 856 किलोमीटर के क्षेत्र पर इसका विस्तार है। यह सोमेश्वर की पहाड़ी कहलाती है। विभिन्न विभाजन के अतिरिक्त हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों को आधार परिभाषित किया गया है।
और पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया था, ये सिडनी बुराड ने किया था। किसने किया था? सिडनी बुराड ने किया था साथियों। ओके, इस वर्गीकरण के नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच के हिमालय को भाग को पंजाब हिमालय। देखिए, सबसे पहले आप लोग चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ सिंधु से लेकर सतलज तक को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज से लेकर सतलज थोड़ा ऊपर होगा, एक सेकेंड। सतलज तक को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज से लेकर आपका कहाँ तक? काली नदी तक को क्या कहते हैं? कमायू हिमालय। कमायू या उत्तराखंड हिमालय। काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के भाग को तिस्ता नेपाल हिमालय कहते हैं, जो कि सबसे चौड़ा है। और तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। ये हिमालय का क्या है? भौतिक विभाजन है। और ये किसने किया था? सिडनी बुराड ने किया था। किसने किया था? सिडनी बुराड ने। ओके, तो याद रखिएगा, सिंधु से लेकर सतलज तक क्या थे? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज 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 से लेकर काली नदी तक कमायू हिमालय। काली नदी से तिस्ता नदी तक नेपाल हिमालय। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय फैला हुआ है। ओके, सतलज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है। सतलुज से काली नदी के बीच के हिमालय के भाग को कमायू हिमालय कहते हैं। और काली नदी से तिस्ता नदी के भाग को नेपाल हिमालय एवं तिस्ता एवं दिहांग नदी के असम हिमालय कहते हैं। और कहता है सबसे चौड़ा कौन सा है? तो नेपाल हिमालय है। और सबसे ज्यादा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो नेपाल हिमालय में ही स्थित है साथियों। ओके, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक में साथियों, प्यारे गुरुजी। ओके। ओके, देखिए, ये इसको याद रखिएगा। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के बीच स्थित है। हिमाचल या कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली एवं तिस्ता के बीच स्थित है। असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग के बीच स्थित है। और साथियों याद रखिएगा, ये सभी जो है सिडनी बोराड के द्वारा किया गया था, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ओके। ओके, तो आप लोग प्यारे गुरुजी वीडियो को दबाकर कर दीजिए लाइक्स, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व राज्यों से तथा मजबूत बलुआ पत्थर की जो अपसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है। अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, लुसाई, मणिपुरी की पहाड़ी शामिल है। पटकाई, लुसाई, ये सब पहाड़ी कहाँ स्थित है? पूर्वांचल में स्थित है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो लीजिए दिखाते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए पूर्वांचल है। यहाँ है आपका क्या चीज? काफला, मीरी, अबूर। और यहाँ है आपका पटकाई बूम। ये पटकाई बूम है। और ये उसके बाद आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश खत्म हो गया। यहाँ नागालैंड में नागालैंड की पहाड़ी। उसके बाद मणिपुर में मिजो हिल्स। और यहाँ मिजोरम में नीला पर्वत। और यहाँ त्रिपुरा। और यहाँ क्या है? ये है आपका मेघालय। मेघों का देश मेघालय, त्रिपुरा हिल। ये सभी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये असम हिमालय में स्थित है। इसे पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। जो कि हिमालय जब ऐसे टकरा रहा था, ऐसे जब ऐसे ऐसे जब आके हिमालय क्या हो रहा था? टकरा रहा था। जब ऐसे टकराया, ऐसे 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 और ऐसे हिमालय का निर्माण हो गया। ये हिमालय का वही भाग है साथियों। ओके, हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल का अच्छा बंद है। इसलिए उत्तरी ढलान पर दक्षिण ढलान की अपेक्षा हिमालय का विस्तार अधिक है। अब आ जाइए आप लोग उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे साथियों। तेरी मनमानी, बस मुझ तक, तुझे तक, तुझे तक, तुझे तक, तुझे तक, तुझे तक। साथियों, क्या लगता है आपको शिक्षक भर्ती का कल फॉर्म निकल पाएगा? क्योंकि आज अखबार में
आया था कि शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म है वो कल ही आपको यानी कि 29 मई को जारी कर दिया जाएगा। तो दबा के पढ़ते रहिए सर्वेश क्लासेज केजीजी के साथ साथियों। ओके साथियों, प्यारे गुरु जी, रउआ लोगन के स्वागत बा सर्वेश क्लासेज केजीजी में। रउआ लोग देखता नहीं क्लास 9 के भारत का भौतिक विभाजन के भारत का संपूर्ण भूगोल, हिमालय पर्वत के दक्षिणी और दक्षिणी पठार के और उत्तरी 3 प्रमुख नदियां प्रणाली है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, और उसकी सहायक नदियों से बना एक विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन इंद्रोनी में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। देखिए, भारत की भूमि को दो भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान और भारत के तटीय भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय और उसकी सहायक नदियों के लाए गए अवसादों से हुआ है साथियों। ओके, 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर फैला है। पश्चिम से पूर्व हिमालय के लगभग 24,000 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान समानता समुद्र तल से 240 मीटर अधिक ऊंचा है। पश्चिम मैदान की ढाल और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम की दक्षिण की ओर क्या है, बढ़ती जाती है। इस विशाल मैदान को मोटे तौर पर 4 उपभागों में विभाजित किया गया। सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा मैदान, पश्चिमी मैदान जिसे आप लोग पंजाब का मैदान भी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया है। भारत में पंजाब और हरियाणा का मैदान पश्चिमी भाग का हिस्सा है। भाग सम्मिलित है। इसमें भारत में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं तथा इस ब्यास और सतलज के बीच के दोआब को पृष्ठ दोआब कहते हैं। तो बारी दोआब किसके बीच, ब से आप देख सकते हैं, ब से ब्यास और र से रावी। तो बारी दोआब किसके बीच, ब्यास रावी के बीच। और बिष्ट दोआब वी से क्या चीज आपका, ब्यास, और स्व से शिष्ट से सतलज। तो बिष्ट, ब्यास और ये दोनों भारत में स्थित है। बाकी जो 3 द्वाब है, रचना द्वाब, ये सब कहाँ चले गए हैं साथियों, ये सभी द्वाब जो है आपका चला गया है पाकिस्तान में। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। यह सामान्य ढाल तथा उत्तर पूर्व में और दक्षिण पश्चिम की ओर एक विशाल मैदान का दूसरा भाग राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार क्या है, अरावली पर्वत के पश्चिम में। यह मुक्त अर्ध स्वच्छ एवं शुष्क प्रदेश है। बालका स्तूप यहाँ की स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियां जिसे टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। लूनी क्या है, इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। ओके, जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। इस प्रदेश में सांबर, डोंगन, दिंदवाना और कुचापान जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। तो सांबर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। डोंगर झील राजस्थान में। दिदवाना झील राजस्थान में। कुचापान झील राजस्थान में। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान का मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा भाग है। यह घग्गर से तिस्ता नदी के लगभग 1400 किलोमीटर, घग्गर से तिस्ता नदी के लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। इस विस्तृत मैदान को 3 भागों में बांटा गया। ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली और इलाहाबाद का क्षेत्र आता है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक का क्षेत्र आता है। और मध्यवर्ती गंगा के मैदान में ही आपका प्यारा बिहार आता है। बिहार, प्यारा बिहार इसी में आता है साथियों, समझ गए। ये बिहार को बहिरा लिख रहे थे। फरक्का तक। और निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है। गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसे क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। कहते हैं वो न होती तो अच्छा होता। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, और जिद हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी साथ के साथ सभी बूढ़े, बच्चे और जवान सब करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी। ओके, क्योंकि सबों को मौका मिलने वाला है, तो सभी मिलजुल कर करें, जम जुट कर करें बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी। कहते हैं साथियों, मुश्किलों से लड़ना एक अलग चीज है और मुश्किलों से लड़ते रहना एक अलग चीज है। मुश्किलों से लड़ते रहने पर एक दिन मुश्किल थक जाती है और लड़ने वाला क्या होता है, जीत जाता है। तो जीत जाओगे जब तुम, तो 1,70,000
शिक्षक की वैकेंसी पर 29 को लगेगी मोहर। ये आज की खबर भी आई है, तो आप लोग खबर तो देखे होंगे। ओके, तो खबर देखिए और खबर से खबरदार रहिए और तैयारी को जोरदार रखिए। और जब आपकी तैयारी जोरदार होगी, एग्जाम कभी भी हो, आप क्या कीजिएगा, निपटा ही दीजिएगा साथियों। कहते हैं छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा, सुकून हर पल मिलेगा साथियों। कहते हैं आज एक मछली पानी में डूब कर मरने वाली थी। ओके, मरने वाली थी तो मरने दीजिए। हंसते हुए लोगों की संगत सुगंध की दुकान होती है। कुछ ना खरीदो तो भी शरीर तो महका ही देती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है और विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है, अपनापन सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है साथियों। रिश्ता को बनाए रखिए और दिल लगाकर पढ़ते रहिए। बस शर्म आने का इंतजार है, वो आते ही मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, ऐसा मत कहिए साथियों, ऐसा बिल्कुल मत कहिए। सर्वेश क्लासेस केजी जी को चालू कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिजूल है सारी दलीलें और गवाह दीवानों की वकालत में, फिजूल है सारी दलीलें और गवाह दीवानों की वकालत में। सुकून का कानून ही नहीं होता है इक्स की अदालत में, सुकून का कानून ही नहीं होता है कहाँ, इक्स की अदालत में। आप लोग जो भी इक्स किए हैं उनको तो सुकून मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके इक्स का सेहरा आप ही के ऊपर सजे, तो इसके लिए तो आपको दिल जान से करना होगा मेहनत। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स, नॉट आउट। मतलब सक्सेस का क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लाऊं मैं वो नसीब जो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा कर दे, कहाँ से लाऊं मैं वो नसीब जो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा कर दे, और मेरा नहीं तो सिर्फ तुम्हारा ही कर दे। आइए, ना जिद है ना कोई गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें। इक्स गुनाह है तो गलती की हमने सजा, जो भी हो मंजूर है हमें, गलती की सजा जो भी है मंजूर है हमें। आइए, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुरन बोलते हैं। अपने हुरन को सहारे क्या कीजिए, चमकाइए। और आइए अब आगे पढ़ते हैं साथियों। कहते हैं कि अगर दिल में आग लगा हो तो उसे पानी से नहीं, दवा से नहीं, उस आग से ज्यादा बड़ी आग को जलाकर बुझाई जा सकती है। तो अभी सबसे बड़ी आग है बीपीएससी शिक्षक भर्ती, जो कि गाहे बगाहे या हम लोगों के सामने आकर अपना पेट बाय खड़ा है, सर उठाए फन उछाए खड़ा है, सांप की तरह, कोबरा सांप की तरह। उसको कुचलना है और नौकरी को पाना है, तभी तो आपके छतों पर डीजे बजेंगे, आपके सरों पर सेहरा सजेगा और आप घोड़ी पे बैठ पाइएगा प्यारे गुरुजी। जिनका नहीं हुआ है, बहुत सारे हमारे गुरुजी ऐसे भी हैं जो निपट गए हैं, आजादी से जीवन नहीं जी रहे हैं। तो उन लोगों को अपने मैडम को ज्यादा खुश करने के लिए, ज्यादा गिफ्ट देने के लिए मन लगाकर पढ़ना ही पड़ेगा। उत्तर पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ियों और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है। यह गंगा के मैदान दो भागों में बटे हैं, उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार में बिहार में क्या है, एक उत्तरी गंगा का मैदान और एक दक्षिण गंगा का मैदान है। और यहाँ पर कोसी नदी सुपौल से आती है और कटिहार के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। और इस क्षेत्र से कोसी को उत्तरी बिहार में बहुत बाढ़ लाता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां हैं गंडक, गंडक है, उसके बाद क्या है, बूढ़ी गंडक है जो कि खगड़िया के पास आकर मिलती है आपको गंगा में। उसके बाद बागमती है, उसके बाद कमला है, कोसी है, महानंदा है, बिहार की शोक नदियां कहा जाता है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, जिसके कारण यहाँ छलन झील, दलदल और चौड़ भूमि का विस्तार होता है। दक्षिण गंगा के मैदानों में प्रमुख भूमि है सोन, सोन पुनपुन, फल्गु तथा चानन। ये नदियां ग्रीष्म काल में सूख जाती है, जो जल की पतली धारा के रूप में बहती है। ठीक है। प्रवाहित क्षेत्र में निम्न क्षेत्रों को जहां जल्ला और टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र है। आपको पता है बिहार का बहुत बड़ा टाल है मोकामा टाल, बरहिया टाल, बरहिया टाल का रसगुल्ला, ओहो मम्मी के मम्मी आए हैं। जल्ला टाल और बरहिया टाल और मोकामा टाल। टाल किसे कहते हैं, जो क्षेत्र बरसात के मौसम में पानी में डूब जाता है उसे टाल कहते हैं। सिमरिया टाल भी है साथियों। ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान, असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्वी से लेकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग है। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में मध्य से गुजरती है और इस नदी के बीच स्थित
माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे नया नया बड़ा नदी द्वीप है, जो कि कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और असम सरकार ने, वर्तमान असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा से पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, और सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया है असम का। ओके। भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर विश्व विशाल मैदान के 4 भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी को क्या कहते हैं, देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर्वत है, पर्वत से नदियां ऐसे आ रही है। सबसे पहला प्रदेश जो होगा ये होगा भाबर। भाबर प्रदेश में गोले गोले मोटे मोटे जीवाश्म पाए जाते हैं, और इसमें छोटी छोटी नदियां क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, विलीन। जिस तरह छोटे कद वाले और छोटे औकात वाले गर्लफ्रेंड के सामने विलीन हो जाते हैं खर्चा करने के मामले में, क्या, जिसे भाबर कहते हैं। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती, किंतु जब यह पट्टी के दक्षिण में नदियों की सरिताएं पुनः प्रकट होती है और नव एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, तो तराई, उसके बाद क्या होता है, नदियां पुनः प्रकट हो जाती है और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई। और तराई क्षेत्र में क्या होता है, दलदल का निर्माण होता है, दलदल। और यहाँ पर खूब मच्छर होते हैं और मलेरिया फैलने वाला क्षेत्र होता है यही तराई क्षेत्र। और यहाँ ऊंची घास और घने जंगल होते हैं जो वन्य प्राणियों के लिए बना। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी, और जब पुरानी मिट्टी जमा करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, बांगर। और नई मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा। और उसके बाद क्या क्षेत्र क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा, डेल्टा। ओके। बांगर कहते हैं इस क्षेत्र में मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जो नए कछारी जल के निचले भाग में होते हैं। जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है उसे खादर कहते हैं। बिहार की ज्यादातर भूमि खादर है, या यूं कहे कि उत्तर बिहार की भूमि खादर है और दक्षिण बिहार की भूमि बांगर है। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा बांगर सीमेंट, क्या। इस पर इसका प्रमुख प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि होती है। अब कहता है दक्षिण का पठार। आइए कहते हैं दक्षिण के पठार को दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्षिण का पठार या प्रैदुपिया पठार आकृति क्षेत्र त्रिभुजाकार है तथा पश्चिम में गोंडमाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर संकीर्ण है। इसकी ऊंचाई औसत 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक है। उसके उत्तर में अरावली, विंध्य और सतपुरा की पहाड़ी स्थित है। ये देखिए यहाँ क्या है, अरावली, सतपुरा, और उसके बाद ये आपका क्या है, ऐसे त्रिभुजाकार दक्कन का पठार। ओके 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 ओके। और ये है आपका क्या चीज, पश्चिमी घाट। यहाँ पर स्थित है पश्चिमी घाट, यहाँ स्थित है पूर्वी घाट, और ये है आपका पश्चिमी का तटीय मैदान, ये है पूर्व का तटीय मैदान। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत कब बनता है, जब दो चीज, जैसे कोई चीज, जैसे ये पहाड़ है और ये एकाएक निमंजित हो जाए, नीचे आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्लॉक पर्वत बन जाएगा। ओके। अनेक छोट घाटियां, गुम्बेदार पहाड़ियां एवं मध्य भूमि और दक्कन का पठार, इसे कहते हैं मध्य भूमि, और ये है आपका दक्कन का पठार। ओके। आइए मध्य भूमि देखते हैं। मध्य भूमि, मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। मालवा का पठार और मेवाड़ का पठार कहाँ स्थित है, तो मालवा का पठार और मेवाड़ का पठार, ये रहा मालवा का पठार, और इसके बाद आपका आता है मेवाड़ का पठार। ऊपर मेवाड़ और नीचे मालवा। ओके 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 ओके। और उसके बाद आता है आपका क्या चीज, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ का पठार। ओके। उसके बाद आपका रांची का पठार, और रांची के पठार के बाद आता है आपका छोटा नागपुर का पठार। ये सब पठार आप लोग जानते होंगे। तो मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। यहाँ पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और पश्चिम में अरावली। पूर्व में कहाँ से, ये देखिए महादेव पर्वत श्रेणी है, महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है, और यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके बीच में फैला है क्या चीज, आपका मालवा का पठार। ओके। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, इसके पश्चिम में क्या है, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है साथियों, थार मरुस्थल देख रहे हैं। ओके। इसके पूर्वी भाग में विस्तार स्थानीय रूप से बुंदेलखंड था बघेलखंड के रूप में। बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलो हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लली मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये जो कविता है, हर आदमी पढ़ते हैं। ये है आपका बुंदेलखंड, और छत्तीसगढ़ के पास है आपका ये बघेलखंड, राजा बघेल की भूमि बघेलखंड। इसके सुदूर पूर्व में विस्तार है मुक्ता, दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा आपाई छोटा नागपुर का पठार, और ऊपर क्या है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। ओके। ये सभी क्या है,
उत्तरी मध्य भूमि है और यहाँ पठार है। और ये देखिए आपका पश्चिमी घाट के ढाल और खंडे और पश्चिमी तटीय संकीर्ण मैदान, और पूर्वी घाट के ढाल और चौड़ा, पूर्वी घाट का मैदान चौड़ा है और पश्चिमी घाट का मैदान छोटा। थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा कहाँ है साथियों? बिल्कुल, थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक के बीच में है, मुंबई और नासिक के बीच में। यहाँ है मुंबई, ओके, और इधर है नासिक। मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है? थाल घाट। मुंबई और पुणे को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोरघाट। मुंबई पुणे। पाल घाट दर्रा यहाँ है सेनकोट और क्या चीज, तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर सेनकोट दर्रा है। उसके बाद आपका क्या है? दोटा बेटा की चोटी है, और उसके बाद अनाई मुडी की चोटी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। ओके, आइए, विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुरा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। अमरकंटक से ही आगे चलकर नर्मदा नदी निकलेगी और छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदियां निकलती है। सतपुरा की 1350 मीटर ऊंची चोटी, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, वो चोटी है। पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार एक सुस्पष्ट पठारी क्षेत्र है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले की दक्षिणी सीमा तक है। इस पठारी भाग में बहने वाली नदियां हैं दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा। इसकी पश्चिमी मध्यवर्तीय भाग 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पात क्षेत्र। अब पात क्षेत्र किसे कहते हैं? वैसा क्षेत्र जो ऊपर जाकर एकदम समतल हो जाए और जहां जीवन जीने योग्य दशाएं आ जाए, उसे पात क्षेत्र कहते हैं। और छोटा नागपुर झारखंड का सबसे ऊंची पठारी क्षेत्र है। रांची का पठार इसके पूर्व में स्थित है और इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है, जिसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई मात्र 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी है। हजारीबाग की पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी, 1365 मीटर ऊंचा है साथियों। और आपको पता है कि हाल ही में संवेद शिखर, जो कि पारसनाथ पहाड़ी पर है, उसको लेकर जैन धर्म मतावलंबियों ने बहुत बड़ा विरोध किया था। ओके, सतपुरा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। सतपुरा के देखिए, विंध्याचल, सतपुरा, नर्मदा, सतपुरा, और इधर सतपुरा और दक्षिण का पठार के बीच में क्या थी? ताप्ती। और दोनों नदियां किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। आप लोग जानते ही, ये जानते हैं। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में दिल्ली तक फैली। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। और दिल्ली में रायसीना हिल की पहाड़ी जो है, राष्ट्रपति भवन जो है, वो अरावली पर्वत श्रेणी के ही ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां बहुत ठंडा रहता है। काश कोई ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ न होती जीने में। राष्ट्रपति जी को संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया तक नहीं गया। वैसे राजनीति की किसी बात पर मैं कटाक्ष करता नहीं, पर जब संविधान लिखने वालों ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बना ही दी थी, तो अभी इतना क्या है, हल्ला गुल्ला करने का कोई औचित्य नहीं है। बाबा जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने स्पेशल विमान से किसे, तमिलनाडु से संतों को बुलाया, और शिवाजी की तरह, जैसे शिवाजी ने तमिलनाडु के संतों के द्वारा, निश्चल गोस्वामी के द्वारा अपना शिला क्या क्या था, राज्याभिषेक, वो भी अपना संगोला ले जाकर संसद भवन में उसको स्थापित करवा रहे हैं। संगोला वही है जो कल आपको कराए थे करंट अफेयर की क्लास में। माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के समय जवाहरलाल नेहरू को दिया था, और जवाहरलाल नेहरू ने उसे आराम से इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया था। अब उसी को आपके जो स्पीकर है ओम बिरला साहब, उनके पीछे एकदम दरबान की तरह रखा जाएगा। मजेदार है ये सभी बाकिया। राजनीति में, राजनीति करने में तो मजा नहीं है, लेकिन उसको अगर उसको समझ में आपको आता है राजनीति, उसको समझ के मुस्कुराने में बहुत मजा है साथियों। क्या, किंतु दिल्ली की पहाड़ी का अरावली की औसत ऊंचाई 3920, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जिसे गुरु शिखर कहते हैं। और जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? इसे संतों का टीला कहा था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंचा है। दक्कन का पठार, कोलार गोल्ड माइन, केजीएफ, केजीएफ कहाँ है? दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है। लावा द्वारा निर्मित कैसे है? तो जब भारत इस तरह से टूट कर आ रहा था, तो बीच में हिंद महासागर में एक द्वीप है, रीयूनियन क्या था? ज्वालामुखी। और उस ज्वालामुखी से यहाँ क्या हुआ? एकदम मस्त ऐसे पहाड़ का निर्माण हो गया, पठार का। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं, और ज्वालामुखी चट्टान के द्वारा बना है। ओके,
तथा इसका फैला इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अधिकांश भाग पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में अधिकतर आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2,134 मीटर है, किंतु पूरब और पश्चिम उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला है। ओके, और 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसके सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। यहाँ क्या है आपका सह्याद्री की पहाड़ी, कलसुबाई की पहाड़ी, कलसुबाई एकदम कलश लिए हुए खड़ी महिला की तरह दिखती है कलसुबाई की पहाड़ी, इसलिए उसका नाम है कलसुबाई की पहाड़ी। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओके, इसे सह्याद्री की पहाड़ी, यहाँ 4 प्रमुख दर्रे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः हालघाट दर्रा, मुंबई नासिक, बोरघाट गड्ढा, मुंबई पुणे, पालघाट गड्ढा, तिरुवनंतपुरम और केरल, और केरल के तिरुवनंतपुरम और क्या है अंडमान निकोबार इसके तमिलनाडु के राज्य को जोड़ता है। और सेनकोर दर्रा दक्षिण की और पश्चिम घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ी द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2670 मीटर। लेकिन दक्षिण भारत की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। अन्नामुली की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट पर्वत फैले हैं। यह क्या है? पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ का अधिकांश कटा छटा है तथा पहाड़ी के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा और तमिलनाडु में अन्नामलाई, पंचम बलाई, सेबराय, पलानी और वेंकटगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख श्रेणियां हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है? देखिए, उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई, पंचम पचमलाई, शिवराय, पलानी। अगर कुछ बोलने नहीं आता है आंध्र प्रदेश का भी जाए तो नल्लामलाई, पालकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा बोल के काम चलाइए। वेलंगिरी पूर्वी घाट का प्रमुख, ये पहाड़ियां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पृथक है। ये नदियां उपजाऊ मैदान का डेल्टा बनाती है। कृष्णा कावेरी की डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी की डेल्टा, जिसमें क्या मिले हैं? स्वर्ण अवशेष मिले हैं, तो उसको खोदा जा रहा था। लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि सोना से ज्यादा जरूरी है किसान का बीज बोना है, और इसने क्या किया? उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया। अच्छी है जगन मोहन रेड्डी की सरकार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तटीय मैदान दक्षिण के पठारी क्षेत्र के किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी द्वारा हुआ है। इस मैदान के 2 बड़े भाग हैं, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान की उत्तर में खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में केप कोमोरिन तक। कहाँ तक? खंबा, यारे भैया इसको खंबात की खाड़ी से लेकर केप कोमोरिन तक है। और यहाँ क्या है? क्या है यहाँ पे आपका? पश्चिम बंगाल से लेकर केप कोमोरिन तक है पूर्वी तटीय मैदान। इसकी औसत चौड़ाई मात्र 10.60 किलोमीटर है के मध्य। इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियां अत्यधिक तीव्र गति से बहती है, इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो जाता है। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून, लैगून किसे कहते हैं? तो लैगून जब समुद्र की पानी स्थलीय सीमा में आती है और फिर वापस लौट जाती है, लेकिन इस तरह से इसको कोई घेर लेता है तो लैगून। जैसे कि केरल का स्थित वेम्बनाड झील भारत का सबसे लंबा झील है, जहाँ पर नौकायान का क्या होता है? ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है साथियों। यहाँ की मंगलूर और कोची के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। ओके, यहाँ की कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ, जैसे सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय मैदान मुख्यतः हैं। पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग में कोंकण, उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण, कोंकण भाग। और पश्चिम दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। नदियों की तीव्र गति के कारण प्रायः सभी नदियों द्वारा मुहाने पर ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाया जाता है, मतलब फेन के साथ बंगाल की अरब सागर में क्या होता है? समा जाता है। नदियों की तीव्र गति के कारण यह मैदान काफी कटा छटा है। पूर्वी तटीय मैदान या तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। ओके, इसकी चौड़ाई 160 से कहा वो 10.50 किलोमीटर चौड़ा था, और ये 160 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। ये क्या है? ज्यादा चौड़ा है इस तरह से, ये कम चौड़ा है इस तरह। यहाँ पर पूर्वी घाट स्थित है, यहाँ पर पश्चिमी घाट स्थित है। ये आपका क्या है? अभी करा है दक्कन का पठार है। ओके 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 ओके, पता है उत्तर भारत में गंगा के मुहाने में दक्षिण से कन्याकुमारी तक, मतलब गंगा का मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है यह मैदान।
कहीं पर 160 किलोमीटर, तो कहीं पर 350 किलोमीटर चौड़ा है यह मैदान। इसके निचले भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के निचले भाग में अवसाद लाकर निक्षेपित करता है। इस मैदान में तट के निकट फैले रेत के टीले से घिरा हुआ छिछला लैगून निर्मित होता है, जिसे झील की संज्ञा दी गई है। इसी तटीय मैदान उत्तरी भाग में गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को यहाँ गोलकुंडा तट, और इसे क्या कहते हैं तमिलनाडु में से कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो कहता है किस तट पर लौटती हुई मानसून से वर्षा होता है, कोरोमंडल तट पे। ओके, कहता है भारतीय मरुस्थल, भारत के पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित यह मरुस्थल विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहां की मरुस्थल होने के बाद भी जनसंख्याएं बहुत है, घनी जनसंख्या है। बोलिए। राजस्थान के पश्चिमी में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायः शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा मात्र कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। ओके, बरसात के मौसम में कुछ नदियां नजर आती है जो कि कुछ समय के बाद बालू में विलीन हो जाती है। यहाँ बालू के टिब्बों और बरखाना का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ एक मात्रा में बड़ी नदी लूनी है। यह भारत के अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है। तो अब कहता है द्वीप समूह। आइए अभी रहुआ लोग द्वीप समूह तनी देखी, भारत में क्या गो द्वीप बा, बिल्कुल दुई गो द्वीप बा, द्वीप समूह बा, लेकिन द्वीप बहुत बा। कत्ते द्वीप बा, 1256 द्वीप बा। भारत में समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। ये मुख्यतः दो समूहों में है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जो लगभग 572 द्वीप है और इसके 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। अरब सागर में 47 द्वीप है। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप है। इस प्रकार से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है। बंगाल के खाड़ी बड़े द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ओके, और इस द्वीप समूह के 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटती है। ये द्वीप जलभद्र पर्वतों के ऊपरी भाग है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट क्या है, दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः डूब गया था, फिर तो पूर्ण अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकट हो गया भाई। अरब सागर में द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूर्वी द्वीप समूह क्या है, प्रवाल निक्षेप से बना है। पूर्वी द्वीप समूह किससे बना है, प्रवाल निक्षेप से बना है। कहते हैं इश्क की दहलीज पर सर रख दिए हो तो फिर रोना किस काम का। आइए मुस्कुराते हुए भारत माता को जय बोलते हुए क्लास को जारी रखते हैं। और जितने भी हमारे प्यारे भाई हैं जो इस वीडियो को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही तो क्या होगा, गुरुजी 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 तुम चंद। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कैसा है, घोड़े के नाल के जैसा, घोड़ा का नाल के जैसा है लक्षद्वीप। ओके, और कहता है लक्षद्वीप से नीचे क्या है, यहाँ द्वीप समूह है, छोटा छोटा मालदीप। और लक्षद्वीप और मालदीप के बीच में 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल स्थित है। ओके 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 ओके। और लक्षद्वीप और यहाँ पर एक मिनिकॉय है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल। ठीक ना, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरती, कावारती। और यहाँ आपका स्थित है इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये है अंडमान और ये है निकोबार। और इसके नीचे आपका कितना डिग्री चैनल स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल है, जो कि आपको क्या करता है साथियों, अंडमान को निकोबार को किससे अलग करता है साथियों, निकोबार को अलग करता है आपका। यहाँ थोड़े ही दूर पर क्या है, इंडोनेशिया है। यहाँ इंडोनेशिया के साथ आपका 9 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा साथियों। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही नारकोंडम ज्वालामुखी है और बेरन ज्वालामुखी है, बेरन जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों। ओके, तो कहता है अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूर्वी द्वीप समूह प्रबाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल इसे दो भागों में बांटता है। कौन सा, 11 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री, 8 डिग्री और 11 डिग्री चैनल। इस प्रकार जब हम भारत के प्रकृति विभाग का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ ये एक दूसरे से पूरक भी हैं और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं।
उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वर्षा वनों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान अन्न का भंडार है। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार में गंगा बेसिन द्रोणी में खनिज तेल का भी विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार रहा है, जहाँ सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। दक्षिण पठारी भाग खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है, जो हमारे औद्योगिक विकास के लिए भरपूर सहायक है। मैदान चावल और कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। इस प्रकार ये भौतिक विविधता भारत की प्रकृति संपदा का आधार है। तथा निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं? चोमुलांगमू। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी स्थित है? बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर शिवालिक की श्रेणी स्थित है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। सेंडल पिक चोटी स्थित है। सेंडल पिक चोटी स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और जब इसको पढ़ा रहे थे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंडल पिक दिया ने, देखिए। और सेंडल पिक क्या है पूछ लिया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 600, लगभग 615 मीटर है। और कहाँ स्थित है सेंट्रल पीक? सेंट्रल पीक चोटी सबसे ऊंची चोटी है और ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है। 642। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्या है? सबसे प्राचीन भूखंड है। हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियों के नाम लिखिए। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो लिख दीजिएगा। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? पूर्वी तटीय मैदान। तटीय मैदान में स्थित 3 झील का नाम बताइए। पुलिकट झील, बेम्बेनाथ झील, चिल्का झील। ये सभी क्या है? आपके तटीय मैदान में स्थित झील है। ओके। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सहाद्री है। मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताएं। मध्य गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी के आने से यहाँ पर खेती अच्छी होती है, वर्षा भी अच्छा होता है। और इस मैदान में गोकुल झील का निर्माण होता है। हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 मुख्य अंतर बताइए। हिमालय का पठार जो है ये आपका बलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि प्रायद्वीपीय पर्वतों का जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की पर्वत चोटियां बहुत ऊंची है, यहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार पर चोटी का खादर तथा बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट क्या है? अधिक चौड़ा है, 160 से लेकर 350 किलोमीटर तक, और ये 10.50 किलोमीटर ही चौड़ा है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट क्या है? संकीर्ण है। और पूर्वी घाट चौड़ा है, ज्यादा चौड़ा। पूर्वी घाट पे जो है पर्वतें कटी छटी है और पूर्वी घाट की नदियां अवसाद से भरी पड़ी है, और पश्चिमी घाट की नदियां जो है वो ज्वार नदमुख बनाती है। इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए। आइए अपवाद स्वरूप निपटा दे। यूं कहो तो मुझे, चलिए तो अपवाद स्वरूप अगले वीडियो में करते हैं। तब तक इस वीडियो को कितना लाइक पहुंचाना है? प्यारे गुरुजी 200 लाइक, 1000 व्यू को आप लोग पहुंचाइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तब, और ना लगे तो फिर आपकी मंजिल को मुझको, क्या नहीं अच्छा लगने पर कुछ नहीं करना है, लेकिन अच्छा लगे तो इसे 1 लाख नहीं कम से कम 1000 तो देख ही लीजिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए भारत का संपूर्ण भूगोल का महासंग्राम स्टार्ट किए थे। इसका क्लास 1 आपको कराया गया। साथ ही साथ आपको कराया जा रहा है बीपीएससी सुपर टेट का टेस्ट सीरीज, टेस्ट फ्री। साथ ही आपको ये दिया जा रहा है 200 प्रश्नों का महाकुंभ। इन सभी को देखते हुए, और आप अगर अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी। और देख रहे हैं ये कैसे हमारे व्यक्ति जो है इनको लगा दिए हैं आप लोगों को नमस्ते करने में। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, देन यू व्हाट्सएप मी, you join my telegram channel, and you also follow me on Instagram, सर्वेश सिंह 7730 7730 9122412903 is my WhatsApp number। ओके प्यारे गुरुजी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और आप लोग देख रहे थे क्या? सर्वेश क्लासेस केजीजी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।